हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एडवांस्ड अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हुए हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस एमसीक्यूज़ के ऊपर बनाए हुए हैं जो एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग और कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। होप आपने वो सब देखे होंगे, और हाँ, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड चेक इट एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स स्टार्ट। Full form of NPA is, the options that they have given us are not performing asset, non-performing assets, non-preferential assets या फिर not perfect asset। तो NPA का मतलब होता है वो assets जो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक उससे हमें कोई रिटर्न्स नहीं मिला हो या उससे कोई आमदनी नहीं मिली हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगला देखते हैं। इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स विल प्रिपेयर डैश। जो ऑप्शन है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट और डेटर्स अकाउंट। देखिए, हमें क्रेडिट सेल्स निकालना है। क्रेडिट सेल्स का मतलब वो सेल्स जो हमने उधारी पे किया है, उसका अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है। बट ऑब्वियस, जिसको हम माल बेचते हैं पर जिससे अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है, वो होता है हमारा डेटर्स। तो क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना होगा तो हमें कहाँ से मिलेगा? टोटल डेटर्स अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेड्यूल नंबर 2 in banking final accounts if profit for the last year is rupees 80,000 and for current year is 30,000। आई थिंक दे वॉन्ट स्पेसिफिकली कि कितना हम स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेड्यूल नंबर 2 जो है वो तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का है, और उसमें अगर हम स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो हमें पता है हमें 20% ट्रांसफ़र करना है। तो 20% प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करना ज़रूर है, लेकिन कौन से साल के प्रॉफिट पे? तो बेट ऑब्वियस, करंट ईयर के प्रॉफिट पे हमें 20% जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफ़र करना रहता है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 30,000 का 20% विल बी 6,000। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, which is rupees 6,000. Question number 4. If assets are rupees 75,000 and liabilities are rupees 25,000, how much is equity capital? हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, वो कहता है liabilities प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट। तो अगर एसेट्स पता है और liabilities पता है तो कैपिटल कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके। So the right option will be option number 2, which is rupees 50,000. Question number 5, which is not a current asset? The options that they are given: cash, stock, goodwill, debtors. Cash देखा जाए तो ये तो मोस्ट लिक्विड एसेट है। स्टॉक, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मोर इजीली। फ्रॉम डेटर्स हम तो पैसा वसूल फट करके कर सकते हैं, लेकिन गुडविल, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। गुडविल हमारी करंट एसेट नहीं है। तो उन्होंने जो हमें पूछा है कि नॉट अ करंट एसेट, तो हमारा आंसर होगा गुडविल। हाँ, गुडविल इंटेंजिबल एसेट ज़रूर है। अगला देखते हैं, विच इज़ नॉट अ करंट लिएबिलिटी। अब वो पूछ रहे कि वो कौन है इनमें से जो करंट लिएबिलिटी नहीं है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करंट लिएबिलिटी क्या होती है। वो हमारे सिर के ऊपर का कर्जा जिसका पैसा हमें तुरंत पे ऑफ करना रहता है। आप कह सकते हैं 1 आध साल के अंदर, उसे हम कहते हैं करंट लिएबिलिटी। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नो डाउट पैसा तुरंत हमें वापस करना रहता है 1 साल के अंदर। पर रही बात डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर्स हम काफ़ी लंबे समय तक के लिए लेते हैं। तो डिबेंचर्स आर, यू कैन से, लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी, हेंस इट इज़ नॉट अ करंट लिएबिलिटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डिबेंचर्स। 7th, कोर बैंकिंग इन बैंकिंग फाइनल अकाउंट स्टैंड्स फॉर। तो ये जो कोर बैंकिंग है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा centralized online real-time exchange. Next, stock rupees 30,000, cash 50,000, bills receivable 40,000 and current liabilities are 30,000. What is the quick ratio?
अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हुआ क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लिएबिलिटीज़। क्विक एसेट्स में याद रखिए स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो हम कैश और बिल्स रिसीवेबल ऐड करेंगे। स्टॉक करंट एसेट में ज़रूर ऐड होता है, लेकिन अगर हमें क्विक एसेट निकालना है तो हम स्टॉक को उसमें नहीं पकड़ेंगे। तो 50,000 और 40,000 गिव्स अस 90,000 और करंट liabilities are 30,000, तो 90,000 is to 30,000. So the correct answer will be option number 2, which is 3:1. Next, bills receivable dishonored will dash the debtor's balance. The options that they have given us are increase, decrease, not affect or reduce. देखिए, जब बिल्स रिसीवेबल अगर डेटर देता है तो डेटर का बैलेंस कम हो जाता है, लेकिन वही दिया हुआ बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो जाता है तो वापस डेटर्स का बैलेंस क्या हो जाएगा? तो डेटर्स बैलेंस विल गेट इंक्रीज. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज. 10th, रिटर्न आउटवर्ड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश. अब देखिए, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है जो मटेरियल हमने खरीदा है वो हम वापस किसी को तो भी रिटर्न कर रहे हैं. तो जो खरीदा हुआ है मतलब जो परचेज किया हुआ है वही हम किसी को तो भी रिटर्न करेंगे, तो वो हमारी फैक्ट्री से तब बाहर जाएगा. तो रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेसेस में से सब्सट्रैक्ट किया जाता है. हाउ मच will be the loading on goods sent to branch of rupees 80,000 if goods are supplied at 20% profit on sales. देखिए, यहाँ पे लोडिंग दो तरीके से दिया जाता है. एक होता है जो परसेंटेज ऑन सेल्स या फिर दूसरा होता है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो हम थोड़ा सा वर्किंग नोट करके इस कंसेप्ट को पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद हम उसका आंसर इसमें टिक करेंगे. एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, विच इज़ CP + P इज इक्वल्स टू SP. CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, P का मतलब प्रॉफिट और SP का मतलब सेलिंग प्राइस. अब सम में हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो हम P के नीचे लिखेंगे. ध्यान से देखिए, वो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है. सेल्स का मतलब SP. तो अभी ये जो SP है उसके नीचे हम 100 लिखेंगे. यही अगर क्वेश्चन में हमें 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया होता तो ये SP के नीचे 100 ना लिखते, हम उसे CP के नीचे लिखते. पर इस सम में तो उन्होंने SP दिया इसलिए SP के नीचे 100 डाला. अभी हमें लिखना है P/SP. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. हमारी जो अमाउंट है 80,000 उससे, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16,000. तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, ₹16,000. 12th, if opening balance of petty cash is ₹5,000, closing balance is 4,000, remittance from head office is ₹9,000, how much is the expense? तो पेटी कैश का मतलब होता है वो पैसा जो हेड ऑफिस ने हमारे छोटे मोटे खर्चे के लिए हमें मतलब ब्रांच को भेजा है. तो शुरुआत में हमारे पास कितना था? 5,000. हेड ऑफिस ने कितना भेजा? 9,000. तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 14,000. अब इसमें से खर्च कितना किया तो उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपको ढूंढ के निकालना है. लेकिन हाँ, जो क्लोजिंग बैलेंस है जो हमारे पास बच गया है वो है 4,000. देखिए, टोटल हमारे पास 14,000 था, उसमें से 4,000 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है. तो हमने खर्च कितना किया होगा? तो 14,000 माइनस 4,000, दैट मीन्स हमारी एक्सपेंस हुई होगी 10,000 की. 13th, assets acquired in full settlement of claims are supposed to be disposed of within dash years. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि assets acquired in full settlement of claim का मतलब होता है कि हम एज अ बैंक देखें तो बैंक ने जो लोन दिया था उसके अगेंस्ट में जो एसेट्स गिरवी रखी गई थी बैंक के पास, लोन न चुकता कर पाने पे बैंक ये एसेट्स जब्त कर लेती है. ये जब्त की हुई एसेट्स बैंक अपने पास कितने समय तक रख सकता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंक ये 7 साल के भीतर ये सारी एसेट्स को उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना रहता है. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, 7 years. We proceed. A loan of 20,000 is taken against a security of 15,000. Then it is a dash loan. तो देखिए,
लोन हमने लिया है 20,000 का, लेकिन जो सिक्योरिटी प्लेज या हैपोथिकेट की है वो है 15,000 की। सिक्योरिटी कम है, लोन अमाउंट ज़्यादा है, इसे हम कहेंगे पार्टली सिक्योर्ड लोन। वही अगर सिक्योरिटी की अमाउंट ज़्यादा होती और लोन की अमाउंट कम होती तो वो हो जाता फुली सिक्योर्ड। नेक्स्ट, if authorized capital is rupees 5 lakhs and paid up capital is rupees 3 lakhs, how much will be the dividend at 10%? याद रखिए, authorized capital is also called as the nominal capital, पर dividend अगर डिक्लेयर करना है तो dividend की कैलकुलेशन आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ paid up capital पे करेंगे. So the answer will be rupees 30,000. तो आज के लिए इतना ही बस, हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।